वेलकम क्लास। आज हम बात करेंगे सिग्नल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियर पोर, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो सिग्नल से मीडिएटेड होता है, और किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको शुरुआत में जो चीजें हैं वो एक साथ बताना चाहता हूँ प्रोसेस, और उसके बारे में फिर एक एक करके और हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो पहली जो चीज है, हमने इसको जो सब कैटेगरीज हैं उनके अंदर डिवाइड किया है। पहले कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट क्या चीज होती है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर एनवलप क्या है, ट्रांसपोर्ट कार्गोज क्या है, और जो सॉलिड फेज है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और कौन से सिग्नल्स हैं जिनसे कि वो इसके अंदर आता है। सिग्नल जो है उसके अंदर एक एनएलएस है यहाँ पर, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। दूसरा है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स। ये क्या होते हैं इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा यहाँ पर करेंगे। और जो सॉल्युबल फेज है इस ट्रांसपोर्ट की वो है आपका न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स, जिसमें कि दो कैटेगरी हैं, इंपोर्टिन एक्सपोर्टिन, और दूसरा है आपका जीटीपेज रेन। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एंड लास्टली सेग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो इसको मैं आपको पूरा एक दो स्लाइड के अंदर जिस्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिससे कि हमें एक पूरा प्रोसेस एक बार में समझ में आ जाए, और बाद वाली जो चीजें हैं उनको डिटेल में समझने में हमें आसानी रहेगी। जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट है, ये मैं इमेजेस जो हैं वो अलग से आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। ये एक्चुअली इस पूरे चैप्टर का शॉर्ट में हम इसको किस प्रकार से नोट्स के फॉर्म में समझ सकते हैं, समझने के लिए बहुत अच्छा ये स्लाइड्स जो हैं दो मैंने बनाई है। ये पहली चीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट है ये क्या चीज है। पहली बात कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म हम कह सकते हैं उसको, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं, और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोसोल है उनके बीच में सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर जो है वो होता है। ओके, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह से मीडिएट हो सकता है। एक पहला हो जाता है आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इसका एक आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी आपने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, और थर्ड सेमेस्टर में भी आपका चैप्टर पेपर 14 जो है सेल बायोलॉजी का, वहां पर भी आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके होंगे। और इसमें हमने ये देखा था कि जो अबाउट 500 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंस हैं वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से आसानी से पार हो सकते हैं। एक दूसरा जो टाइप हम कह रहे हैं यहाँ पर, कि दूसरा जो मीडिएटेड किया जाता है जिसको हम कहते हैं कि थ्रू कैरियोफेरिन्स। जो कैरियोफेरिन्स हैं ये दो प्रकार के हैं, एक इम्पोर्टिन्स और दूसरा एक्सपोर्टिन्स। इम्पोर्टिन्स जो है वो आपका एनएलएस है, जैसे मैंने अभी शुरुआत की फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था। इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा इसके बारे में करेंगे, दो क्लास में हम इसको पूरा करने की कोशिश जो है वो करेंगे। एनएलएस क्या है? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। और एनईएस क्या है? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स। ये जो एंट्री है सब्सटेंसेज की, ये एंट्री जो है प्रोवाइडेड बाय रेन ग्रेडियंट। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको कहा कि एक जिस्ट है और नोट्स के फॉर्म में हम इसको याद रख सकते हैं, डिटेल इनकी हम अलग से लेंगे। ओके, तो इसको हम समझ लें पहले एक बार कि आपका ये एक कैरियर है आपका, जिसमें कि आपका अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं। ये इसके साथ में जीडीपी जो है ये जुड़ा हुआ है, ये आपका एनएलएस है।
और प्रोटीन जो है वो इसके साथ में आकर के और जुड़ गया है। ये रेड वाला जो हमने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर, ये है आपका एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये प्रोटीन और जो कॉम्प्लेक्स है कैरियर का, ये साइटोसोल के से न्यूक्लियस के अंदर आता है। ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये इस न्यूक्लियर एनवेलप पर रेड कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं वो इसके पोर हैं। तो चलिए हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बाइंडेड प्रोटीन है वो कैरियर के साथ में इसके अंदर की ओर आ गई है। अब जब ये अंदर आ जाती है तब आपका जो प्रोटीन है वो सेपरेट हो जाएगा अलग से, और आपका कैरियर जो है वो अलग यहाँ पर बन गया है। इसके साथ में जीडीपी यहाँ पर नहीं बनाया मैंने, इसके अंदर जीडीपी और एनएलएस ये दोनों इसके साथ में रहेंगे। अब ये वापस फंक्शनल हो और साइटोसोल में जाए, ताकि ये लगातार दूसरे मटेरियल जो हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कर सके। इसको अगर हम देखें तो इसका वापस एक फॉस्फेट का एडिशन इसके साथ में होगा, और यहाँ जो कि जीडीपी है वो एक जीटीपी मॉलिक्यूल इसके साथ आकर के जुड़ता है, और आपका ये जीटीपी में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है। ये आपका जो सिग्नल है रेन जीईएफ, इसको हम कहते हैं गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है कि इसको इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से वापस साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल के अंदर ले आता है। अब देखिए आप यहाँ पर ये आ गया आपका एनएलएस एंड जीटीपी, और जो रेन जेप है आपका, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इससे वापस हटा देता है, जिसके कारण से जो जीटीपी है ये जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और अब आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है वो वापस नई प्रोटीन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से ये एक साइकिल जो है वो पूरी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन इसका वो दिया है। अब हम बात करें इसकी ज़्यादा डिटेल से, इसके स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस को हम नहीं ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि दूसरे पेपर में आप इनको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है खास करके, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका बाहर जो है ये पूरा देख रहे हैं आप इसको, ये न्यूक्लियर एनवेलप है ये। इसमें आप जानते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों मिला करके और न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन ये करती हैं। ये हो गया आपका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके साथ में जैसा आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जुड़ी हुई रहती है, और जो बेसल लेमिना या न्यूक्लियर लेमिना जिसे हम कहते हैं, वो आपका पार्ट होता है इसका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है, और ये वो स्ट्रक्चर हैं एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिनसे होकर के हमने कहा था कि 500 डाल्टन्स तक के जो मॉलिक्यूल हैं वो इनसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, इसके थ्रू पास हो सकते हैं। ओके, देन ट्रांसपोर्ट कार्गोज, जिनके बारे में हमने पहले यहाँ पर चर्चा की है कि ट्रांसपोर्ट कार्गोज जो हैं ये क्या होते हैं। इनको अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपका न्यूक्लियस और ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, जिसके अंदर आपका राइबोसोमल प्रोटीन है, राइबोसोमल आरएनएज, और जो राइबोसोमल सब यूनिट्स इसके अंदर आती हैं, ये राइबोसोमल सब यूनिट्स भी इस पोर कॉम्प्लेक्स से होकर के और बाहर निकल सकती है। और जो 5s आरएनएज हैं वो भी इस पोर से आपका इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं, फिर ये न्यूक्लियोलस में एंटर होते हैं और फिर राइबोसोम का फॉर्मेशन होकर के और ये इससे राइबोसोम बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं कि जो मैसेंजर आरएनएज बनता है वो भी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से बाहर की ओर निकलेगा। इसी तरह से SNRNase एंड SNR जो है ये भी इससे आपका बाहर निकलेगा, जो कि प्रोटीन से मिलकर के और SNRNPs जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो बनाता है, जो कि अंदर की ओर आती है। देन ट्रांसफर आरएनएज, मूवमेंट आउटसाइड, और जो आयंस हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स 60 किलो डाल्टन्स के, वो इससे होकर के और बाहर निकल सकते हैं। देन साइटोप्लाज्म से कैरियोफिलिक प्रोटीन्स, जिनको हम एनएलएस कह रहे हैं, ये अंदर की ओर इससे आते हैं। तो ये एक ट्रांसपोर्ट कार्गो हो गया है
पूरा सिस्टम की किस तरह से इसमें से जो सब्सटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसफर जो है वो हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, आपने देखा होगा इसको, डी रॉबर्टिस की जो बुक है उससे लिया हुआ है। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को बताया हुआ है, ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, बाइमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और ये न्यूक्लियर पोर है आपका पूरा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसका भी स्ट्रक्चर हम डिटेल में वहां पर देखेंगे। सरफेस से अगर हम देखें उसको, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज जो है वो, तो ये पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो इस प्रकार से सरफेस के ऊपर उभरे हुए नजर आते हैं। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, जिसमें हमने कहा था कि दो फेज होगी, एक सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज। सॉलिड फेज जिससे होकर के और ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इसको मैंने कहा था कि हम इसको डिटेल में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप दूसरे पेपर में पढ़ रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, ये पोर कॉम्प्लेक्स है, और ये साइटोप्लाज्मिक साइड है इसकी, और ये न्यूक्लियर साइड है जो कि अंदर की ओर जो स्पॉक्स जो होते हैं इसके, और ये आपका सेंट्रल जो पार्टिकल है, और ये वापस आपका इस तरह से आ जाता है। तो इसको बारे में कभी और दूसरा जो चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे पेपर, तो उसके अंदर हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो जो न्यूक्लियर पोर है 9 nm nanometer wide aqueous diffusion channels. There are 9 nm wide aqueous diffusion channels are present. ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर देखिए, ये साइटोसोल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो है आपका एक्चुअल पोर स्पेस है जिससे होकर के और सब्सटेंस जो है वो बाहर इससे आ सकते हैं। देन साइज ऑफ प्रोटीन दैट एंटर न्यूक्लियस बाय फ्री डिफ्यूजन, जो कि छोटी होंगी वो इस स्पेस के अंदर आसानी से आ सकती हैं, और अगर इस स्पेस से जो बड़ा है उसको एक्टिवली इनटेक जो है वो हमें करना पड़ेगा। ओके, देन लोकलाइजेशन ऑफ टी एंटीजन कंटेनिंग इट्स नॉर्मल न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल्स। जो एन हमने कहा था कि जो इंपोर्ट सिग्नल्स हैं वो किस प्रकार के हैं, ये हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ये आपका सीक्वेंस है इसकी ये, और ये है आपका कि इनको लोकलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है। जो एंटीजन का जो लोकलाइजेशन हम करते हैं वो मेथड्स जो हैं उनसे इनको लोकलाइज जो है वो किया जा सकता है। टी एंटीजन कंटेनिंग ए म्यूटेटेड न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल, यहाँ पर क्या होता है कि एक जानते हैं आप इसको कि लेबल किस करना किसे कहते हैं, कि एक जो अमीनो एसिड है आपका उसमें रेडियो एक्टिविटी है, तो इसको किसी भी स्टेज में हम ट्रेस वहां पर कर सकते हैं। ओके, एक ये जो दूसरे जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जानकारी हमें यहाँ पर होनी चाहिए थी। ओके, अब सिग्नल जो है वो क्या चीज़ है और इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सेल सिग्नलिंग का एक डिफरेंट चैप्टर हम डिटेल से वहां पर पहले पढ़ चुके हैं। ये एक मेथड है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिग्नल्स को, कि या तो हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोप्लाज्मिन का यूज करें, दूसरा रेडियो एक्टिव, ये इसके हेड्स हैं, ये इसके टेल हैं, ये आपका लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस हम इसका करवाते हैं, जिससे कि आपका जो रेडियो एक्टिव टेल्स हैं ये सेपरेट हो जाती है, और फिर जो कोलाइडल गोल्ड है उसको यूज में लेते हैं, तो ये इसके साथ में लग जाती हैं, और कोलाइडल गोल्ड पार्टिकल कोटेड विद टेल्स, तो इसको हम बाद में ट्रेस जो है वो कर सकते हैं। देन माइक्रो इंजेक्शन इनटू साइटोसोल ऑफ जीनोपस ऊसाइड, जो जीनोपस लेविस जो फ्रॉग है आपका, उसकी ऊसाइड के अंदर इनको इंजेक्ट जो है वो कर दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको किस तरह से, इसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिन है, इसमें हेड और टेल दोनों हैं, इसके अंदर केवल हेड है, यहाँ केवल टेल है, और ये आपका गोल्ड पार्टिकल्स हैं। ओके, अब इसका इंक्यूबेशन जो है वो किया जाता है, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से इसको डिटेक्ट जो है वो किया जा सकता है, या ये कहाँ पर हैं उसमें उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से भी डिटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि अपटेक इनटू न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि इसका पैसेज जो है वो क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट का पैसेज जो है वो क्या रहता है। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर टेल और हेड दोनों लगे हुए हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ये आ जाता है, लेकिन अगर केवल हेड है, वहां पर रेडियो एक्टिव हेड्स हैं, तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर इनका प्रेजेंस जो है वो नहीं होगा। ओके, और अगर रेडियो एक्टिव टेल्स हैं तो इन सभी का इसके अंदर आप ट्रेसेज जो है वो देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। और ये एक आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ वाला
जो टेक्निक होगा ये रेडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, इन दोनों से ही हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं सॉल्युबल फेज के ऊपर। सॉल्युबल फेज जो है, जिसको हमने कहा था कि जीटीपेज रेन, ये साइटोप्लाज्म साइड है और ये आपका न्यूक्लियस साइड है। तो जो जिस डायग्राम में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जीडीपी, रेन जीडीपी, और इसके साथ में जीटीपी जब जुड़ती है तो जीडीपी अलग हो जाएगा आपका, और ये आपका रेन जीटीपी के अंदर कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको दिखाया था, बैकग्राउंड में भी हमने इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ओके, देन रेन रेगुलेट सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड रिलीज। तो दो चीजें हो सकती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट कार्गो है उसके साथ में प्रोटीन जो है वो जुड़ती है, इंपोर्टीन हो गया आपका ये, और जीडीपी ये इसके साथ मिलकर के, और ये आपका जो पोर कॉम्प्लेक्स है, इस पोर कॉम्प्लेक्स से आपका इंपोर्ट ऑफ कार्गो, देन इंपोर्टीन एंड जीडीपी कन्वर्टेड इनटू जीटीपी। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाना है, तब जो इंपोर्टीन की जगह पर आपका एक्सपोर्टीन आ जाएगा। दिस इज एक्सपोर्ट कार्गो, यानी जिस चीज को आपको एक्सपोर्ट करना है, बाहर ले जाना है, ये जीटीपी है, और इसको इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि आपका एक्सपोर्टीन अलग हो जाएगा, एक्सपोर्ट कार्गो अलग आ जाएगा, और जीडीपी जो है वो अलग इसके अंदर आ जाएगी। तो ये एक सॉल्युबल फेज इसकी हो जाती है। ओके, इसके बाद हम आते हैं ए मॉडल फॉर ट्रांसलोकेशन थ्रू एनपीसी। जो पहली बार में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, उसी को हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि ये आपका एनएलएस है, ये इंपोर्टीन है, ये जुड़ जाते हैं इसके साथ में, डॉकिंग इसका होता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें कि आपका ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, और अब इसको पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर की ओर ले लिया जाता है, जहां पर कि जो इसके साथ में जब ये अंदर आता है तो जीटीपी जो है वो जुड़ जाती है रेन जीटीपी बाइंडिंग के थ्रू, और अब आपका जो सब्सटेंस है इंपोर्टीन, ये आपका अंदर की ओर यहाँ पर आ गया है, और ये आपका रेन जीटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये प्रोसेस किस तरह से होगा कि जैसे कैल्सिन्यूरिन एक प्रोटीन फॉस्फेटेज है, इसके साथ में ये NF80 3 फॉस्फेट इसके साथ में जुड़े हुए हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ हाई कैल्शियम इन एक्टिवेटेड सेल्स ये फॉस्फोराइलेशन होगा इसका, और जो सिग्नल है आपका वो जनरेट होता है इससे, फॉस्फोराइलेशन से। इसको हम कहेंगे कि दिस इज न्यूक्लियर इंपोर्ट सिग्नल, और उसकी वजह से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर ये अंदर की ओर आता है, और करेगा क्या ये अंदर सिग्नल आकर के। एक बार हमने सिग्नलिंग जो पढ़ा था वहां पर डिटेल से बताया था मैंने आपको ये, कि यहाँ पर जीन ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन जो है वो होता है, और अब आपका जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है वो इससे सेपरेट हो जाता है ड्यू टू लो कैल्शियम इन रेस्टिंग टी सेल्स। अब ये जो आपका यूनिट है, इसके साथ में एटीपी प्लस एक्टिव प्रोटीन काइनेज जुड़ करके, और ये आपका एक्सपोर्ट सिग्नल जो है वो बनता है, जो जिसका जब फास्फोराइलेशन हो रहा है 3 फॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाएंगे, तब इसको जो एक्सपोर्ट सिग्नल है आपका ये NF80 के फॉर्म में इसको यहाँ से बाहर जो है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे डिटेल से कि किस प्रकार से इनको लिया जाता है, तो वहां पर हम और इसके बारे में डिटेल से